नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी, कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं राजेंद्र शर्मा का लिखा व्यंग्य, नेताजी का सफेद चूहा। चिड़ियाघर में उस दिन एक सफेद चूहा पकड़कर लाया गया तो चिड़ियाघर के निदेशक बहुत प्रसन्न हुए। अभी तक उनके यहाँ पशु पक्षियों में एक सफेद चूहे की ही कमी थी। बहुत खूबसूरत जीव था। अब निदेशक महोदय उसे अपने कक्ष में ले गए और उसकी हिस्ट्री शीट यानी नाम, उम्र, सेक्स, नाखूनों की गिनती, पूंछ और कानों की लंबाई, पहले कहाँ-कहाँ रहा और वहां से चिड़ियाघर पहुंचा आदि का ब्यौरा तैयार करने लगे। वह इस दुर्लभ जीव को चिड़ियाघर के लिए प्राप्त करने का श्रेय स्वयं लेना चाहते थे। दूसरे उस बेशकीमती जीव को खुलकर बोलने का मौका देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने कक्ष से सबको बाहर भेज दिया। सफेद चूहे को तसल्ली देते हुए वह बोले, मैं तुझे सब तरह का आराम दूंगा और सफेद शेर की तरह ही वीआईपी श्रेणी में रखूंगा। इसलिए मूषक श्री, अपनी कोई बात मुझसे छुपाना नहीं। मूषक ने उनकी मेज पर ही आसन ग्रहण किया हुआ था। पहले तो कुछ डरा हुआ था और अपने जिस्म को उसने सिकोड़ रखा था, मगर अब वह तनिक फैल गया। पूंछ भी पूरी तरह फैला दी। निदेशक महोदय ने तुरंत पैमाना उठाकर पूंछ नापते हुए पूछा, तो तुम्हारा नाम क्या है? नेताजी तो मुझे श्वेत पुरुष पुकारते थे। आप कुछ भी पुकार सकते हैं, पर श्रीमान पहले ये तो बताइए कि मैं हूं कहाँ? श्वेत पुरुष? तुम इस समय शहर के सबसे खूबसूरत, सबसे बड़े, सबसे सुविधाजनक चिड़ियाघर में हो, यानी दुनिया भर के अजीबोगरीब पशु पक्षियों के सरकारी सेंटर में, और मैं यहाँ का निदेशक हूँ, निदेशक। तो क्या यहाँ मुझे नेताजी के बंगले जैसी सुविधाएं मिलेंगी? तुम कौन से नेताजी के बंगले की बात कर रहे हो? वह किस पार्टी के हैं? महोदय, पार्टी तो बेमानी चीज है, आप बस नेता ही समझिए। वहां तुम्हें क्या सुविधाएं प्राप्त थीं? जनाब, मुझे वह सब खाने मिलते थे जो नेताजी खुद खाते थे, और रात को उनकी भैंस का दूध भी मुझे विशेष प्याली में दिया जाता था। रात को वह खुद मुझे पीठ पर हाथ फेरकर पुचकारते, प्यार करते, तब अपने शयन कक्ष में जाते थे। लेकिन तुम उनके पास कैसे पहुंचे? निदेशक महोदय, एक बार वह नॉर्वे की यात्रा पर गए थे। वहां राजकीय भोज के अवसर पर उन्होंने मुझे भी डाइनिंग टेबल के पास एक विशेष सीट पर देखा तो बहुत हैरान हुए। यूं समझिए कि बस मुझ पर मोहित ही हो गए। उस भोज के अवसर पर मेजबान ने मेरी बहुत तारीफ की। उससे नेताजी इतने प्रभावित हुए कि आतिथ्य ने उन्हें भेंट स्वरूप मुझे ही प्रदान कर दिया। अच्छा, तो तुम विदेशी जीव हो? यूं तो सरकार, आप जानते ही होंगे कि हमारी जाति के काले, भूरे, सुनहरी जीव सभी जगह हैं। सारी दुनिया के लोगों में हमारी जाति ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहती आई है, पर विदेशों में तो हमें पिछले 3000 वर्षों से पेट की तरह पाला जाता है। अच्छा? लेकिन हमारे पूर्वज नॉर्वे में भी इसी आर्यावर्त से गए थे। इसीलिए तो मैं नेताजी के साथ यहाँ आते समय अति प्रसन्न था कि अपने पूर्वजों का देश देखूंगा।
पर तुम्हारे इस कथन का आधार क्या है? निदेशक महोदय, पृथ्वी बांटते वक्त मनु ने अपने चौथे बेटे को नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के इलाके ही दिए थे। बस वह बेटा जिसका नाम प्रियव्रत था, यहाँ से बहुत कुछ सामग्री ले गया। ब्राह्मण और कई देवता भी गए। सर्वप्रथम पूजे जाने वाले गणेश जी के साथ हमारे पूर्वज भी वहां पहुंच गए। श्वेत पुरुष ने विचित्र विजयोल्लास से मुस्कुरा कर कहा, लोगों ने व्यर्थ ये वहम पाला हुआ है कि हम विघ्न के प्रतीक हैं, इसीलिए विघ्न विनाशक गणेश चूहे पर सवार हैं। तुम तो बहुत चतुर जीव हो। निसंदेह, आखिर विद्यावारिधि गणेश जी के संसर्ग का प्रभाव तो हम लोगों में आना स्वाभाविक ही है। अच्छा, अब बताओ, नेताजी के यहाँ से तुम चिड़ियाघर क्यों और कैसे आए? जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। नेताजी ने अपने बंगले में मुझे एक विशेष पेटी में रखा, जिसका तापमान मेरे बहुत अनुकूल था, यानी 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। धीरे धीरे वह मेरे कई गुणों से परिचित हुए, क्योंकि उन्होंने भी आपकी तरह मेरा पिछला इतिहास जानने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें सब बताया, क्योंकि जब उनका नमक ही खाता था तो छिपाता क्या। मैंने उन्हें बताया कि मैं जिस देश से आया था, वहां के बड़े नेता मुझसे गुप्त कार्य करवाते थे। आप पूछेंगे क्या? निदेशक महोदय, वह जिस नेता का भेद जानना चाहते, उसका नाम पता मेरे कान में बता देते। बस मैं 2-4 दिनों में ही उसके बंगले तक सुरंग बनाकर उसके निजी कक्ष में पहुंच जाता और काम के कागज या तो कुतरकर नष्ट कर आता या उन्हें अपने बड़े नेता के पास घसीट ले आता। टेलीफोन के तार तो बड़ी सफाई से काटता था जनाब। ऐसा तुम क्यों करते थे श्वेत पुरुष? आप नहीं समझेंगे निदेशक महोदय, क्योंकि आप तो ज्यादा वक्त जानवरों के साथ गुजारते हैं। सुनिए, इस उपाय से मेरे बड़े नेताजी को पता लगता था कि कौन सा नेता उनके खिलाफ काम कर रहा है और कौन कौन उनके पक्ष में है। यानी पक्ष विपक्ष की तराजू का वजन वह मेरी मदद से जान लेते थे और वक्त से पहले ही ऐसी चाल चलते कि उनकी कुर्सी को कभी कोई खतरा नहीं होता था। समझा। निदेशक बड़ी गंभीरता से बोले, तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही कार्यक्रम बना रखा था? मूषक श्वेत पुरुष आंखें बंद करके मुस्कुराया। अब आपसे क्या छुपाना, आप तो जानते ही हैं, यहाँ नेताओं को अपनी कुर्सी की जरूरत से ज्यादा ही फिक्र रहती है। न जाने उनके पास मेरे जैसे कितने सहयोगी किस किस रूप में रहते होंगे। निदेशक जी, ये तो वे लोग आपस में भी नहीं जान सकते। वे ऐसे ही घुप अंधेरे में रहते हैं जैसे मैं सीधा हाथ उल्टे हाथ को भी नहीं देख पाता। जब तुम्हारा वहां इतना महत्वपूर्ण स्थान है तो वहां से भागे क्यों? एक तो नेताजी की पत्नी ने मुझे कुछ पीड़ा पहुंचाई। सो कैसे? उसे पता नहीं था कि नेताजी ने श्वेत पुरुष नाम का एक बेशकीमती जीव भी कोठी में रखा हुआ है। एक बार मुझसे गलती ये हुई कि मैं उनकी किचन में घुस गया। उन्होंने तभी फ्रिज में से दूध का भिगोना निकलवाया था और उसे गर्म करने के लिए नौकरानी को हुक्म दे रही थी। अब आप जानो, दुर्घटना तो सब जगह हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है। न जाने मैं कैसे उस भगोने में डूब गया और तुरंत ही बाहर निकलकर नेताजी के कक्ष की तरफ दौड़ा। रास्ते में ड्राइंग रूम का कालीन मेरे शरीर से झड़ने वाली दूध की बूंदों से पवित्र हो गया। नेताजी की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। वह मेरे पीछे अपनी स्थूल देह को संभालते संभालते दौड़ी तो ऐन नेताजी के कक्ष के प्रवेश द्वार पर आकर धम से गिर पड़ी। हो हल्ला मचा।
पकड़ो मरे को, सारा दूध खराब कराया, वह चिल्लाई। नेताजी ने उन्हें शांत कर दिया। कसूर तुम्हारा है जो दूध का भिगोना ढककर नहीं रखा। बेचारे गरीब जीव को क्या पता। उनके इतना कहते कहते तो मैं उनकी मेज पर बिछी फाइल के पास ही दुम खड़ी करके जा बैठा। पर निदेशक महोदय, उस दिन से नेताजी की पत्नी ने मेरी नाक में दम कर दी। किसी तरह दिन कट रहे थे, पर एक दिन खबर लगी कि नेताजी के घर पर छापा पड़ने वाला है। छापा? नेताजी के घर? हाँ निदेशक जी, किसी ने उनकी शिकायत कर दी थी कि वह काले धन को सफेद करते हैं। नहीं जानता उनकी ये बदनामी मेरे कारण हुई या नहीं, क्योंकि जैसे जैसे लोगों से मेरा परिचय बढ़ता गया, नेताजी को लोग सफेद चूहे वाले नेताजी कहकर पुकारने लगे थे। फिर उनकी ये शिकायत भी हुई कि वह सफेद चूहे से जासूसी करवाते हैं और जरूरी फाइलें नष्ट करवा देते हैं। एक विशाल रैली के मौके पर थैली के गबन का भी चक्कर था। अब समझा, निदेशक महोदय बीच में ही बोले। वह जरूर विपक्षी दल के कोई नेता होंगे। ये मैं कैसे कहूं जनाब, वह उसी दल के असंतुष्ट नेता भी तो हो सकते हैं। श्वेत पुरुष ने एक सुलझे हुए खिलाड़ी की तरह जवाब दिया। लेकिन निदेशक महोदय, मुझे पार्टी से क्या लेना देना। सच मानिए, मैं तो उनको हर जाल से बचाने में उसी तरह माहिर था जैसे हमारे एक पूर्वज ने इसी आर्यावर्त में एक सिंह को शिकारी के जाल से बचाया था। लेकिन जनाब, मैं जिस मुल्क से आया था, वहां मैं संसार के सबसे धनी देश के लिए जासूसी के आरोप में अपने मालिक सहित गिरफ्त में आते आते बच गया था। इसलिए मैं छापे और जांच दस्ते के नाम से ही बहुत डरता हूँ। मुझे भय हो गया कि कहीं मुझे भी विदेशी गुप्तचर समझकर पुलिस पूछताछ के लिए न ले जाए। मेरे आतंकित होने का कारण ये भी था कि मैंने नेताजी के पास आने के कुछ दिनों बाद ही ये सुना था कि इस देश में पुलिस जिसे भी पूछताछ के लिए ले जाती है, उसकी बेरहमी से पिटाई करती है। कभी कभी पिटाई के कारण कथित अपराधी की बिना वजह मौत भी हो जाती है। वह बेचारा मरता नहीं तो उसकी टांग टूट जाती है, या आंख फूट जाती है, या हाथ की हड्डी चटक जाती है। अब आप ही बताइए निदेशक जी, मैं ठहरा नन्हा जीव, यदि मुझे बिजली का करंट लगा दें या बर्फ की सिल्ली में दबा दें तो मेरा तो प्राण ही निकल जाए। वैसे भी मेरी जिंदगी 3 साल से ज्यादा नहीं होती, इसलिए मुझे बिना आरोप पत्र पेश किए जेल में 12-14 साल डाले रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी मैंने सोचा, नेताजी के पास बहुत सुख उठा लिए, अब आव हवा बदल जाए तो हर्ज क्या है। तो तुम्हें हमारा पता किसने बताया? यहाँ भी मैं एक दुर्घटनावश आया हूँ। जैसे ही मैं नेताजी के बंगले से एक दिन शाम को अंधेरे में छुपते छुपते निकला, एक मोटी तगड़ी बिल्ली मेरे पीछे पड़ गई, जैसे उसे भी हरियाणा की भैंस का दूध मिलता हो। जैसे ही वह मेरे नजदीक आई, मैंने स्वयं ही उसकी तरफ देखकर दबंग आवाज में कहा, खबरदार, जो हाथ भी लगाया, तुझे मालूम नहीं ये श्वेत पुरुष मूषक नेताजी का खास आदमी है। मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। मोटी बिल्ली बेचारी घबरा गई। मैंने रौब मारा, देख, बहुत जरूरी कागज है, इसे सूबेदार के पास अभी ना पहुंचाया तो नेताजी पर बड़ी भारी आफत आ सकती है। बस, मैंने तो निदेशक जी यूं ही तीर चलाया था, लग गया तुक्का। बिल्ली तो भाग गई और मैं तनिक विचार करके नेताजी के बेटे के बंगले में जा छुपा। यहाँ कुछ ही दिन ठहरा। न तो यहाँ नेताजी वाला खाना था, न दूध और न वह लाड़ प्यार। मैं दुबला हो रहा था कि एक दिन नेताजी के यहाँ
सचमुच छापा पड़ने की खबर आई और फोन पर खबर लगते ही नेताजी का बेटा बंगले में ताला लगाकर मैंने बड़ी हलचल के बीच भी सुन लिया, हवाई अड्डे की तरफ भाग गया। मतलब कोठी सुनसान हो गई। हाँ निदेशक जी, मैं भी बाद में यही समझा कि वह कोठी रहने के लिए नहीं थी, वहां तो सिर्फ ऐशो आराम यानी रंगरलियों का ही अड्डा था। वहां विदेशी शराब, ब्लू फिल्में और बहुत सेक्सी सामान आदि बरामद हुआ। क्या तुम पहले से नहीं जानते थे? नहीं जनाब, असल में यहाँ नेताजी ने कुछ जरूरी कागजात छुपाकर रखे थे, जिनके बारे में नेताजी को ही पता था या मुझे, यानी उनके बेटे को भी इसका इल्म नहीं था। असल में तो मैं यही सोचकर यहाँ आया था कि उन कागजों को किसी के हाथ नहीं पड़ने दूं। आखिर नेताजी का नमक जो खाया है, सो मैंने उन्हें एकदम नष्ट कर दिया, क्योंकि छापा पड़ता तो यहाँ भी छापे वाले कागज ढूंढते ही। खैर, नेताजी का लड़का तो भाग गया। मैंने सोचा जन्म के बाद हमारी आंखें तो 2.5 दिन में खुल जाती हैं, पर नेता के लड़के की आंखें कभी नहीं खुलती। 5 दिन बीत गए थे। नेताजी की कुछ खबर लेने का विचार मेरे मन में आया, पर जैसे ही मैं उस कोठी से बाहर निकला तो एक चील ने मुझे दबोच लिया। घबराहट के मारे असल में मैं दिन के वक्त ही बाहर आ गया था। अब क्या करता, प्राणों का संकट आ बना था। बस मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर वही दांव लगाया जो बिल्ली पर चलाया था। मैं चील से बोला, अरे बेवकूफ, मुसीबत के वक्त इलाके के नेता की मदद करना हम सबका कर्तव्य है। अगर मैं राजधानी नहीं पहुंचा तो नेताजी बुरी तरह फंस जाएंगे। अच्छा हुआ तू मिल गई, मुझे चटपट राजधानी की तरफ उड़ा ले चल। नेताजी के अप्रोच के पास मुझे खास संदेशा पहुंचाना है। देरी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। बस निदेशक जी, मैं चील को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया। वह मुझे राजधानी की तरफ ले उड़ी। अब बदकिस्मती देखिए, आपके चिड़ियाघर के पास आते आते उस चील को न जाने क्या हुआ, उसे किसी अपहृत विमान की तरह यहीं पीपल के पेड़ पर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। उसके पंजे टहनी पर टिकते ही मैं धड़ाम से नीचे गिरकर भागा। तभी आपके माली ने मुझे टोकरी से दबा दिया। निदेशक जी, तुम वाकई हमारे चिड़ियाघर के लिए बहुत दुर्लभ वस्तु हो। ठहरो। निदेशक जी ने उसकी पूंछ एक डोरी से बांधकर टोकरी से ढकते हुए कहा, मैं अभी फोटोग्राफर को बुलवाता हूं ताकि सवेरे के अखबारों में तुम्हारा फोटो छप जाए। फोटो बेशक छपाएं निदेशक जी, लेकिन इससे पहले कि फोटो छपने से मेरी शोहरत हो, आप मुझे बीकानेर जिले के रानी सती मंदिर में जरूर ले चलिए। वहां क्या है? आप नहीं जानते? मुझे नेताजी ने बताया था कि वहां श्रद्धालु लोग हजारों चूहों को चने खिलाते हैं और उन्हें कभी कोई चोट नहीं पहुंचाते। मैंने नेताजी से भी कहा था कि एक बार चूहों के उस पवित्र स्थल की यात्रा मुझे भी करा दें, पर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि नेताजी को चमचों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। थोड़ी सी फुर्सत होती तो कहीं न कहीं जलसे की सदारत करनी होती, कहीं फीता काटने का कार्यक्रम, कभी किसी मूर्ति को माल्यार्पण, कभी कोई रैली, कभी कोई प्रदर्शन और कभी कोई प्रवचन। अब निदेशक जी, उनकी व्यस्तता क्या गिनाऊं। आप मुझे अपना चूहा तीर्थ का दर्शन पहले करा दें। सारे संसार में ऐसा तीर्थ न कहीं सुना गया न देखा गया। मेरी ये इच्छा पूरी करा दें, फिर तो मैं हमेशा के लिए यहीं बंद हो जाऊंगा। अच्छा, तुम ठहरो, फोटो तो खींचने दो। निदेशक ने घंटी बजा दी, पर कोई चपरासी नहीं आया। आखिर टोकरी को इत्मीनान से श्वेत पुरुष पर ढककर वह खुद उठे। फोटोग्राफर की तलाश में बाहर झांका, फिर बाईं तरफ
अपने कार्यालय सहायक के कमरे की ओर बढ़ गए। 5 ही मिनट में वह लौटे। फोटोग्राफर साथ था, पर अपने कक्ष में घुसते ही उनका माथा ठनका, क्योंकि टोकरी अपनी जगह से सरकी हुई थी और उनकी मेज के दूसरी तरफ कुर्सी पर एक अजनबी बैठा था। उन्होंने बड़ी फुर्ती से टोकरी उठाई तो श्वेत पुरुष नदारद। उन्होंने उस अजनबी आदमी से पूछा, आपने यहां से सफेद चूहे को भागते तो नहीं देखा? नहीं तो, लेकिन वह है कहाँ? मैं भी उसकी तलाश में आया हूं। आप आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए हैं? देखिए, मैं जांच दस्ते का एक छोटा सा अफसर हूँ। हमें वायरलेस और रेडार के जरिए पता लगा है कि नेताजी का सफेद चूहा यहाँ पहुंच चुका है। उससे कुछ बहुत ही जरूरी पूछताछ करनी है। जरूर कीजिए पूछताछ, लेकिन वह यहाँ है कहाँ? मैं तो उसे यहीं टोकरी के नीचे छोड़कर गया था। जान पड़ता है उसके बारे में विभाग से जो खुफिया रिपोर्ट आई है वह काफी सही है। क्या रिपोर्ट अफसर साहब, मैं जान सकता हूँ? कहा जाता है किसी तांत्रिक या जादूगर की मदद से नेताजी ने अपने एक बहुत विश्वसनीय सहयोगी या पीए को ही सफेद चूहा बना रखा है और वक्त जरूरत उसे इंसान की शक्ल में तब्दील कर लेते हैं। जान ऐसा पड़ता है कि आप लोगों को गुमराह करने के लिए ही नेताजी के कैंप से ये बात उड़ाई गई होगी। मेरा भी पशु पक्षियों का 50 बरस का तजुर्बा है। वह वाचाल सफेद चूहे के अलावा और कुछ भी नहीं है। ताज्जुब है, जांच अफसर ने निराशा से कहा। तभी उसके सिर पर चूहे की मेंगनी गिरी। देखा तो सफेद चूहा मेज के ऊपर लटके पंखे की एक पंखुड़ी पर तुबका सा बैठा था। उसकी पूंछ से जरा सी डोर अभी भी बंधी हुई थी। निदेशक महोदय ने खुशी से उछलकर कहा, इसे अभी नीचे गिराता हूं, और उन्होंने पंखे का स्विच दबा दिया। लेकिन पंखा ऑन होते ही श्वेत पुरुष उसकी पंखुड़ियों की सीध में बने रोशनदान के अध खुले शीशे में से बाहर जा गिरा। जांच अफसर, चिड़ियाघर के निदेशक और उनके कुछ कर्मचारी हवा की माफिक बाहर आए और सफेद चूहे को ढूंढने लगे, पर उसका कहीं पता नहीं लगा। आखिर जांच अफसर ने अपने सदर मुकाम फोन किया और गारद बुलवाई। सिपाही गारद ने आकर आसपास के सारे इलाके में घेरा डाल दिया। कुत्तों की सेवाएं भी प्राप्त की गईं, पर श्वेत पुरुष फिर दिखाई नहीं दिया। इस तरह सनसनीपूर्ण तरीके से सफेद चूहे के चिड़ियाघर निदेशक के कमरे से फरार होने का समाचार जब अगले दिन सवेरे के समाचार पत्रों में छपा, तो नेताजी ने भी उसे पढ़ा और राहत की सांस ली। समाचार के अंत में ये पढ़कर कि निदेशक महोदय के खिलाफ लापरवाही दिखाने के लिए विभागीय कार्रवाई की संभावना है, नेताजी हंसे बिना नहीं रह सके। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र शर्मा का लिखा व्यंग्य नेताजी का सफेद चूहा। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।